सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को अब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी छात्र ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी आधारित क्लासेस चाहते हैं और पूरा आंसर राइटिंग का गाइडेंस चाहते हैं, ऐसे राइटिंग का गाइडेंस चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, तो उनके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है दोस्तों। करियर विद आशुतोष एप्लीकेशन पर हमारी यूपीपीसीएस 2025 की फाउंडेशन बैच चल रही है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, फ्री क्लास पीडीएफ, फ्री आंसर राइटिंग गाइडेंस, फ्री एसे राइटिंग गाइडेंस, डाउट क्लियरिंग सेशंस और फ्री टेस्ट सीरीज। आज ही दोस्तों आप एनरोल कीजिए और यहाँ पर दोस्तों आपको 80% तक का डिस्काउंट मिल रहा है और ये ऑफर 31 मार्च तक के लिए एप्लीकेबल है। याद रखिएगा, मंथ एंड सेल के अंतर्गत 31 मार्च तक के लिए ये ऑफर आपका एप्लीकेबल है। आप सभी लोग फटाफट से ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, आप सभी लोग क्लिक कीजिए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इस बैच को ज्वाइन करके सिलेक्शन की दिशा में एक सही कदम आगे बढ़ाइए। याद रखिए, अच्छी तैयारी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी और 2025 में आप प्री मेंस इंटरव्यू तीनों क्लियर करके सिलेक्ट हो सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोग हाजिर हो गए हैं आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम का एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब विजय और आंग्ल सिख युद्धों के बारे में। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे कि अंग्रेजों ने कैसे पूरे भारत पर अपना आधिपत्य जमाया और इस सीरीज में दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने देखा अंग्रेजों की बंगाल पर विजय, जिसमें दो प्रमुख युद्ध आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्लासी का और दूसरा बक्सर का युद्ध। इसके बाद हम लोगों ने दोस्तों देखा आंग्ल मैसूर विजय, जिसमें अंग्रेजों का सामना होता है हैदर अली और टीपू सुल्तान से। इसके बाद हम लोगों ने देखा दोस्तों आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें अंग्रेजों का सामना मराठाओं से होता है। और आज हम लोग देख रहे हैं दोस्तों पंजाब विजय और आंग्ल सिख युद्ध के बारे में, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये सेशन जरूर पसंद आएगा, ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। जो और चैनल पे नए हैं तो सभी दोस्त लोग इसे एक बार दोस्तों लिंक को कॉपी करके वीडियो को शेयर कर दे, अपने दोस्तों को भी जोड़ ले। क्लियर? चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है आप सबको दिख रहा है और आपके सामने है कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम और टॉपिक है पंजाब विजय और आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, अब पंजाब विजय की बात है और सिख का जिक्र ना हो, सिखों का जिक्र ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एक तरीके से पंजाब और सिख समुदाय जो है एक दूसरे के पूरक है। क्लियर? चलिए, तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम लोग संपूर्ण आधुनिक भारत कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं और किस बुक से, जो आपके लिए रिकमेंडेड है स्पेक्ट्रम। किन किन परीक्षाओं के लिए? पहला तो यूपीएससी की परीक्षा अगर आप दे रहे हैं, आईएएस की परीक्षा। दूसरा दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं। और तीसरा दोस्तों, आरओ एआरओ जैसी परीक्षाएं या एएससी आरओ एआरओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ, सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। समझ में आ रही बात? सबको स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फटाक से बताइएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग पंजाब विजय के बारे में आज बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, हम लोगों ने बंगाल विजय के बारे में बात की, इसके बाद मैसूर विजय, फिर मराठा विजय, और आज हम लोग बात करेंगे इसके बारे में पंजाब विजय के बारे में, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए देखिए हुआ क्या, सिखों के अधीन पंजाब का एकीकरण कैसे हुआ। सिखों के अधीन पंजाब का एकीकरण कैसे हुआ, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, और फिर आंग्ल सिख युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद फैजुल्लापुर के कपूर सिंह ने खालसा दल की नींव डाली। फैजुल्लापुर के कपूर सिंह ने खालसा दल की नींव डाली। ध्यान रखिएगा, खालसा दल तथा अन्य सिख सरदारों के एकीकृत हो जाने के कारण पंजाब में सिखों की स्थिति मजबूत हुई। समझ में आ रही बात दोस्तों? क्लियर? खालसा दल और अन्य सिख सरदारों के एकीकृत हो जाने से पंजाब में सिखों की स्थिति जो होती है वो मजबूत हो जाती है दोस्तों। उनके प्रयासों से मुगल शासन समाप्त प्राय हो गया। सिखों के प्रयासों से मुगल शासन समाप्त प्राय हो गया दोस्तों। और इसके बाद सिखों ने 1773 में 73 के अंत तक पंजाब के समस्त मैदानी भाग और पूर्व में सहारनपुर से पश्चिम में अटक और उत्तर में पहाड़ी भाग से लेकर दक्षिण में मुल्तान तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया। मुगल शासन जब मृतप्राय हो गया तो सिखों ने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया और
पंजाब के समस्त मैदानी भाग, पूर्व में सहारनपुर से पश्चिम में अटक और उत्तर में पहाड़ी भाग से लेकर दक्षिण में मुल्तान तक अपना पूरा साम्राज्य इन्होंने क्या कर दिया, विस्तार कर लिया। क्लियर हो गया यहां तक? सभी लोग बताइए फटाफट से। ठीक है, चलिए। इस प्रकार सिखों को एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना में सफलता मिली, परंतु उनमें शासकीय इकाई का अभाव था। वह 12 मिसलों में बटे हुए थे। वो साम्राज्य विस्तार तो कर लेते हैं, लेकिन शासकीय इकाई उनमें मिसिंग रहती है, उसमें अभाव रहता है शासकीय इकाइयों का, और 12 मिसलों में ये बटे हुए थे। और ये मिसल आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए सुकर चकिया मिसल और रणजीत सिंह, सुकर चकिया मिसल और रणजीत सिंह। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में, और ये आपके परीक्षा में पूछा भी जाता है दोस्तों। चलिए देखा जाए। सुकर चकिया मिसल के प्रमुख रणजीत सिंह ने अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता से संपूर्ण सिख मिसलों को मिलाकर एक संगठित सिख शक्ति का निर्माण किया। इन्होंने क्या किया, सभी सिख मिसलों को मिलाया और एक सुगठित सिख शक्ति का निर्माण किया। रणजीत सिंह के समय में 12 सिख मिसलें थी। कौन कौन सी? आलूवालिया, भागी, डलवालिया, तेजुल्लापुरिया, कन्हैया, करोड़ा, सिंघिया, नकाई, निहांग, निशान वाला, फुलकिया, रामगढ़िया और सुकर चकिया। ठीक है, तो ये आपकी टोटल 12 सिख मिसलें थी जो आपको ध्यान रखना है, और आपकी परीक्षा में भी ये पूछा जाता है। ठीक, रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के थे। रणजीत सिंह ने न केवल स्थानीय क्षेत्रों को जीतने की चेष्टा की, अपितु डोगरों, नेपालियों और अफगानों के साथ भी संबंध स्थापित किए। अब रणजीत सिंह क्या थे? रणजीत सिंह जो है थोड़े से अच्छे प्रशासक थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने न केवल स्थानीय क्षेत्रों को जीता, बल्कि अपने आसपास के क्षेत्रों को भी जीतने का प्रयास किया, और उसमें इन्होंने डोगरों, नेपालियों और अफगानों के साथ भी संबंध स्थापित किए, जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इसके बाद 1799 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर के प्रांतीय शासक का पद दे दिया। अब ये आपके परीक्षा में आता है दोस्तों। ठीक है, लाहौर के प्रांतीय शासक का पद किसे दिया? रणजीत सिंह को। किसने? जमान शाह ने दिया। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, याद रखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1805 तक रणजीत सिंह ने अमृतसर और जम्मू कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया। रणजीत सिंह ने क्या किया? रणजीत सिंह ने अमृतसर और जम्मू पर भी अधिकार कर लिया, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार अब पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों पर रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। ठीक है, राजनीतिक राजधानी और धार्मिक राजधानी दोनों पर किसका अधिकार हो गया? रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। और बहुत ही कुशल प्रशासक की निशानी थी, जो आपको समझ में यहाँ पे आ रहा। क्लियर? पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर, धार्मिक राजधानी अमृतसर, दोनों पर इनका अधिकार हो गया। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहां पर दोस्तों देखिए होता क्या है, रणजीत सिंह और अंग्रेजों का क्या होता है, अब एक्सपेंशन चूंकि ये कर रहे थे और उधर अंग्रेज भी एक्सपेंशन करने की ताक में थे, तो दोनों के बीच में क्या हुआ, स्वाभाविक था कि हितों का टकराव हो रहा है। अब हितों का टकराव हो रहा है तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के आमने सामने तो होंगे ही। तो वही हुआ, आप देख सकते हैं नेपोलियन की बढ़ती शक्ति एवं फ्रांस और रूस की मित्रता के कारण अंग्रेज उत्तर पश्चिमी सीमा को असुरक्षित पा रहे थे। नेपोलियन की शक्ति बढ़ रही थी, रूस की मित्रता के कारण अंग्रेज उत्तर पश्चिमी सीमा को असुरक्षित पा रहे थे। ये आपको ध्यान रखना है। परिस्थितियां ऐसे बिल्डअप हो रही थी कि अंग्रेजों को रणजीत सिंह के साथ क्या करना पड़ा, संधि करनी पड़ी दोस्तों। क्लियर? देखिए, अतः उन्होंने 25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि कर ली। अमृतसर की संधि का क्या कारण था, आपके एग्जाम में मल्टीपल स्टेटमेंट वाले में आएगा दोस्तों। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? अमृतसर की संधि के प्रमुख कारण क्या है, बताइए। पहला दोस्तों, नेपोलियन की बढ़ती शक्ति एवं फ्रांस और रूस की मित्रता,
ये दो ऐसे कारण थे जिसके कारण अंग्रेजों ने क्या किया, रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की। ठीक है, क्लियर। नेपोलियन की शक्ति पड़ना और फ्रांस और रूस की मित्रता, इसीलिए उत्तर पश्चिम सीमा असुरक्षित लग रही थी अंग्रेजों को। जिसका सर्वप्रमुख उपबंध था कि सतलज नदी दोनों राज्यों के बीच सीमा मान ली गई। अब इस संधि में क्या डिसाइड हुआ कि सतलज नदी दोनों राज्यों के बीच की सीमा होगी, उसके इधर अंग्रेज रहेंगे और इसके उधर यहाँ पे रणजीत सिंह का राज्य होगा। क्लियर, सबको स्पष्ट हो गई बात। अच्छा भाई, चलिए इसके बाद 1823 तक रणजीत सिंह और अंग्रेज दोनों अलग अलग क्षेत्रों में राज्य विस्तार करते रहे। 1823 तक रणजीत सिंह और अंग्रेज दोनों अलग अलग क्षेत्रों में विस्तार करते रहे और सतलज नदी को बॉर्डर मान लिया। बॉर्डर के इधर अंग्रेज थे और बॉर्डर के उधर जो है उत्तर पश्चिम भारत की ओर वो कौन थे, रणजीत सिंह। क्लियर हो गई बात। चलिए भाई, अब तक रणजीत सिंह ने कांगड़ा 1811 में, अटक 1813 में, मुल्तान 1811 ईस्वी, कश्मीर 1819, पेशावर 1823 पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, रणजीत सिंह ने भी अच्छी खासी रणनीति के द्वारा क्या किया, इतने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। क्लियर। रणजीत सिंह सिंध पर भी अधिकार करना चाहता था, पर अंग्रेजों ने कूटनीति से उसे रोके रखा। अब रणजीत सिंह क्या करना चाहता था, सिंध पर भी अधिकार करना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों ने डिप्लोमेसी से, कूटनीति से उसे रोक के रखा था। ठीक। रणजीत सिंह को 1814 में अफगानिस्तान के शासक ने कोहिनूर हीरा भेंट किया। अब जिस कोहिनूर हीरे की बात होती है दोस्तों, तो कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान के शासक ने रणजीत सिंह को यह कोहिनूर हीरा दिया था 1814 में। आपके परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा ना दोस्तों, क्लियर। चलिए, रणजीत सिंह की सैनिक शक्ति किसी भी अन्य समकालीन भारतीय शक्ति से अधिक थी। रणजीत सिंह की जो भी सैनिक शक्ति थी और जितने भी भारतीय समकालीन थे उनके, उनसे कहीं अधिक शक्ति उनके पास थी। ठीक। और वह अंग्रेजों की क्षमता से भी परिचित था। वह शक्ति होने के बावजूद भी वो दुश्मन को कमजोर नहीं समझता था और अंग्रेजों की क्षमता से स्पष्ट रूप से परिचित था। दोस्तों इस बात को आपको ध्यान रखना। क्लियर। इसीलिए उसने कभी भी अंग्रेजों से युद्ध की स्थिति पैदा नहीं की। इसीलिए उसने कभी भी अंग्रेजों से युद्ध की स्थिति पैदा नहीं की, क्योंकि वो क्या था, वो जानता था कि युद्ध में किसी का भी लाभ नहीं होता है, दोनों पक्षों की हानि ही होती है। ठीक। और अंग्रेजों ने भी उसके जीवित रहते पंजाब पर आक्रमण नहीं किया। ये दो शक्तिशाली सेनाएं थीं और दोनों ने एक दूसरे के प्रति ये नीति स्थापित की और अमृतसर की संधि का आखिरी दम तक पालन किया। जब तक रणजीत सिंह जिंदा था तब तक अंग्रेजों ने उसके क्षेत्र को अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग, फटाफट से बताइए। क्लियर है सबको, यहां तक स्पष्ट हो गई बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। इसके बाद दुर्भाग्यवश 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई सुयोग्य उत्तराधिकारी नहीं बन पाता है। ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, उसका कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं बन पाता है। दोस्तों यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके उत्तराधिकारी के रूप में कई दुर्बल और अदूरदर्शी शासक हुए। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ की राजनीतिज्ञों और महत्वाकांक्षी सेनापतियों के षड्यंत्रों के फलस्वरूप 1845 से 1849 तक 4 वर्षों के अल्प अंतराल में सिखों को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा,
जिससे उनका स्वतंत्र राज्य अस्तित्वहीन हो गया। अब अदूरदर्शी शासक और उनके सेनापति, इनके कारण हुआ क्या कि जितना रणजीत सिंह ने बनाया था सब इन्होंने बिगाड़ के रख दिया। और इन्होंने क्या किया, उसके उत्तराधिकारी पहली चीज तो दुर्बल थे, अदूरदर्शी थे, और उनके सेनापति उससे भी एक कदम आगे थे। जितना रणजीत सिंह ने बनाया उतना इन्होंने सब खो दिया और 2 युद्ध लड़े दोस्तों 4 वर्षों के अंतर पे, जिसने पूरे के पूरे सिख साम्राज्य को ही अस्तित्वहीन कर दिया, जो आप लोग देख रहे हैं। क्लियर, सबको समझ में आ गई बात? चलिए अब देखिए रणजीत सिंह के पश्चात होता क्या है पंजाब में। देखिए मैंने आपको बताया, सार तो मैंने बता दिया कि हुआ क्या कि इन्होंने पूरा साम्राज्य ही खो दिया इन 4 वर्षों के युद्ध के अंतराल पर। ठीक, 45 से 49। अब राज दरबार में गुटबंदी की शुरुआत हो गई। जब हुआ क्या, जब रणजीत सिंह थे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, जब वो चले गए, मृत्यु हो गई, तो गुटबंदी शुरू हो गई। अब गुटबंदी शुरू हो गई तो देखिए क्या होता है। रणजीत सिंह का एकमात्र वैध पुत्र उत्तराधिकारी खड़क सिंह था, जो अल्पबुद्धि था। उसके छोटे से शासनकाल के दौरान राज दरबार में गुटबंदी तीव्र हो गई। ठीक है, गुटबंदी राज दरबार में तीव्र हो जाती है। खड़क सिंह की अकस्मात मृत्यु और उसके पुत्र राजकुमार नौनिहाल सिंह की दुर्घटनावश मृत्यु ने पंजाब में अराजक स्थिति को जन्म दे दिया। समझ में आ रही बात दोस्तों? पंजाब में 2 लगातार मृत्युएं हो गई तो इससे अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई दोस्तों। आप देख सकते हैं खड़क सिंह की अकस्मात मृत्यु, इसके बाद उसका पुत्र नौनिहाल सिंह, उसकी भी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। क्लियर। लाहौर के राज सिंहासन को हासिल करने के लिए विभिन्न संगठनों और समूहों ने योजनाएं प्रति योजनाएं बनाई और अंग्रेजों को निर्णायक चाल चलने का अवसर प्रदान किया। विभिन्न संगठनों ने क्या किया, समूहों ने लाहौर की गद्दी हासिल करने का प्रयास करना शुरू किया और अंग्रेजों को इसी मौके की तलाश थी। क्योंकि रणजीत सिंह के पास एक शक्तिशाली सेना और अनुभव था, उससे वो युद्ध नहीं कर सकते थे। उनको डाउट था कि वो शायद ही जीत पाते, इसीलिए उन्होंने कभी भी उसके शासनकाल में युद्ध नहीं किया। और उसके बाद लेकिन वो मौका तलाश रहे थे। ठीक है, क्लियर। चलिए, सेना जो सिख राज्य का स्तंभ थी बेहद कमजोर हो गई। रणजीत सिंह के योग्य सेनापतियों मोहकम चंद, दीवान चंद, हरि सिंह नालवा और रामदयाल की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। मतलब जो उनके योग्य सेनापति थे वो पहले ही दोस्तों, वो भी रणजीत सिंह के आसपास ही आपके एक्सपायर कर गए थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। ठीक, समय पर वेतन ना मिलने के कारण सेना में पहले ही असंतोष बढ़ता जा रहा था। अयोग्य अधिकारियों की नियुक्ति ने अनुशासनहीनता को बढ़ावा दिया। समय पर वेतन नहीं मिल रहा था, टाइमली सैलरी नहीं मिल रही थी और सेना अनुशासनहीन हो गई थी अयोग्य अधिकारियों के कारण। क्लियर। लाहौर सरकार अंग्रेजी कंपनी के साथ मित्रता की नीति को जारी रखे हुए थी। ठीक, लाहौर सरकार अंग्रेजी सरकार के साथ क्या कर रही थी, अंग्रेजी कंपनी के साथ मित्रता की नीति को जारी रखी हुई थी, बनाई हुई थी। वो नीति को उसने भंग नहीं किया। क्लियर। ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र से गुजरने की अनुमति दी। एक बार जब वे अफगानिस्तान से भाग रहे थे और दूसरी बार जब वे अपनी हार का बदला लेने के लिए फिर से अफगानिस्तान की ओर कूच कर रहे थे। दोनों ही केस में ब्रिटिश सेना को वहां से गुजरने दिया इन्होंने। क्लियर। युद्ध संबंधी अंग्रेजी सेना के कूचों के परिणाम स्वरूप पंजाब में हो हल्ला और आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न। हो हल्ला हुआ जब अंग्रेजी सेना लगातार आगमन हो रहा है, आवागमन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। रानी जिंद और दलीप सिंह, रानी जिंद और दलीप सिंह। अब होता क्या है दोस्तों, देखिए अब क्या होता है। नौनिहाल सिंह की मृत्यु के पश्चात शेर सिंह जो रणजीत सिंह का दूसरा बेटा था उसको राजगद्दी सौंपी गई। ठीक है, उसको राजगद्दी सौंपी गई दोस्तों। किसको? रणजीत सिंह का दूसरा बेटा नौनिहाल सिंह की मृत्यु के बाद शेर सिंह जब था उसको गद्दी दे दी गई। अब नौनिहाल सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी अकस्मात। अब दूसरा बेटा कौन था? शेर सिंह, उसको गद्दी दी गई। लेकिन 1843 में उसकी भी हत्या कर दी गई। मतलब आप समझिए कि जो रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे उनको टिकने ही नहीं दिया गया, हत्या कर दी गई इनकी भी। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर साजिश भी रही होगी। ठीक है,
उसके तुरंत बाद दलीप सिंह जो रणजीत सिंह का अवयस्क पुत्र था उसको महाराज घोषित किया गया और रानी जिंद को प्रतिशासन व्यवस्थापक और हीरा सिंह डोगरा को वजीर नियुक्त किया गया। रानी जिंद और दलीप सिंह का शासन आता है दोस्तों। अब आप देखिए आगे क्या होता है। हीरा सिंह दरबारी षड्यंत्र का शिकार हो गया और 1844 में उसकी भी हत्या कर दी गई। रानी जिंद के भाई को जवाहर सिंह को नया वजीर बनाया गया, लेकिन जल्द ही उसकी सेना की नाराजगी उसने मोल ले ली और उसे भी अपदस्थ कर दिया गया। अब रानी जिंद के भाई को वजीर बनाया गया, लेकिन उसने सेना की नाराजगी ले ली और उसको अपदस्थ कर दिया गया, अर्थात हटा दिया गया। ठीक, 1845 में उसकी मृत्यु भी हो गई। लाल सिंह रानी जिंद का एक प्रेमी था, सेना को अपने पक्ष में करने में सफल हुआ और उसी वर्ष वजीर बन गया और तेजा सिंह को सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। समझ में आ गई बात? इतनी कहानी यहाँ पर हो रही है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पहला आंग्ल सिख युद्ध दोस्तों कैसे हुआ देखिए। कब हुआ पहले तो याद रखिए, 1845 से 1846। अब अंग्रेज तो देखिए अवसर तलाशी रहे थे और अवसर तलाश रहे थे तो उनको अवसर मिला। पहला आंग्ल सिख युद्ध कब होता है? 1845 में। 1843 में सिंध पर अधिकार कर लेने के बाद और रणजीत सिंह का भय समाप्त हो जाने के बाद अंग्रेज पंजाब पर अधिकार करने की ताक में। क्लियर? सिंध पर कर लिया, अब पंजाब की ताक में थे। दिसंबर 1845 में पंजाब की सेना ने इसका बहाना भी उन्हें दे दिया। दिसंबर 1845 में पंजाब की सेना ने बहाना पूरा दे दिया उनको। और क्या हुआ? पंजाब की सेना ने अपने अल्पवयस्क राजा दलीप सिंह और उसकी संरक्षिका जिंद कौर से बालात राजाज्ञा लेकर सतलज, जो कि सिख और कंपनी राज्य की सीमा मान ली गई थी रणजीत सिंह के समय में, उसके पार आक्रमण कर दिया। मतलब जबरदस्ती क्या की? जबरदस्ती दलीप सिंह और रानी जिंद से आज्ञा ले ली और जो सीमा रेखा थी अंग्रेजों और सिख साम्राज्य की उसको पार करके वहां पर आक्रमण कर देती है सेना। अब आप देखिए क्या होगा, परिणाम तो आप सबको पता है। ठीक है, अंग्रेजों को तो कारण चाहिए था और यहाँ पर जिंद कौर से बालात जबरदस्ती राजाज्ञा लेकर सतलज नदी की सीमा जो थी सिख और कंपनी राज्य की सीमा जो रणजीत सिंह के समय में तय की गई थी उसको पार करके आक्रमण किया गया। उसका परिणाम क्या होता है आप देखिए। मुदगी 18 दिसंबर, फिरोज शाह 21 से 22 दिसंबर, आलीवाल 28 जनवरी। सुब्बार खान की 4 लड़ाइयों में सिख सेना बुरी तरह पराजित हुई और सिखों को लाहौर की संधि के लिए विवश होना पड़ा। समझ में आ गई बात? सेना बुरी तरह से पराजित हुई क्योंकि अनप्रिपेयर्ड, शक्तिशाली हो चुके थे, टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड थे। ठीक है, लाहौर की संधि के लिए बाध्य होना पड़ा। देखिए, अंग्रेजों ने लाहौर, जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों पर तो अधिकार कर ही लिया, सिखों की सेना में भी भारी कटौती कर दी और लाहौर में अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति हो गई। समझ में आ गई बात? सिखों की सेना में भारी कटौती और अंग्रेजों की नियुक्ति। क्लियर? अंग्रेज रेजिडेंट की लाहौर में नियुक्ति। अब लाहौर की संधि देख लीजिए, आपको पता है 1846 में हुई, वर्ष याद रखिएगा क्योंकि कालक्रम में लगाने के लिए आता है। ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति मार्च 1846 की लाहौर की संधि से होती है। संधि के प्रावधानों के तहत पंजाब के राजा दलीप सिंह ने सतलज के दक्षिण में प्रदेश सतलज और व्यास नदियों के दोआब के सभी प्रदेश एवं दुर्ग अंग्रेजों को प्रदान कर दिए। अब सतलज के, ध्यान दीजिए, सतलज नदी जो सीमा मान ली गई थी, सतलज के दक्षिण के प्रदेश, सतलज और व्यास नदियों के दोआब के सभी क्षेत्र और प्रदेश अंग्रेजों को दे दिए दोस्तों, जो दलीप सिंह राजा थे उस समय के, और उनके साथ ये संधि लाहौर की होती है। और उस संधि के तहत एक तरीके से मान लिया जाता है कि सिख साम्राज्य अब खत्म हो चुका था। ठीक है, सिख सेना की संख्या सीमित कर दी गई। अंग्रेजी सेना को पंजाब में निर्बाध रूप से विचरण का अधिकार मिला। अंग्रेजी सेना को पंजाब में निर्बाध रूप से विचरण का अधिकार मिल गया। क्लियर? यह भी निर्धारित हुआ कि पंजाब में अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य विदेशी को नौकरी नहीं दी जाएगी। पंजाब में कोई विदेशी नौकरी करेगा तो वो यूरोपीय या अंग्रेज ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। क्लियर? दलीप सिंह को पंजाब का महाराजा स्वीकार किया गया। झिंदन उसकी संरक्षिका बनी और लाल सिंह को उसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। दलीप सिंह को महाराजा स्वीकार कर लिया गया। ठीक, अब पंजाब की जगह लाहौर में सरकार की स्थापना हुई और ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन दिया। अब होता क्या देखिए,
आश्वासन तो अंग्रेजों ने दे दिया, लेकिन कभी अंग्रेज, आपने देखा इतना मैंने आपको पढ़ाया कि अंग्रेजों ने कभी आश्वासन को माना क्या? आपने नहीं माना। ठीक है, देखिए क्या होता है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, फिर होती है भैरववाल की संधि। इसमें क्या होता है, सिख कश्मीर के मामले में लाहौर संधि से संतुष्ट नहीं थे। सिख संतुष्ट नहीं थे, ये बात स्वाभाविक है, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। दिसंबर 1846 में भैरववाल की संधि हुई। ईयर याद रखिएगा, आएगा एग्जाम में, पक्की बात है। इस संधि के प्रावधानों के अनुसार रानी जिंद को प्रतिशासन व्यवस्थापक के पद से हटा दिया गया और पंजाब के लिए एक प्रतिशासन परिषद गठित की गई। पहले जो रानी जिंद थी क्या थी? प्रतिशासन व्यवस्थापक थी, वो क्या हो गई? अब हट गई, अब प्रतिशासन परिषद की स्थापना हो गई दोस्तों, और ये आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, परिषद में अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों को शामिल किया गया। मतलब अंग्रेज रेजिडेंट होगा और उसके अंदर क्या होंगे? 8 सिख सरदार होंगे दोस्तों। ठीक, और इस प्रकार अंग्रेजों ने संपूर्ण पंजाब पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया दोस्तों। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है ना? चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे लाहौर की संधि और भैरववाल की संधि सिखों के लिए पूर्ण रूप से अपमानजनक थी और इसे स्वीकार कर पाना उनके लिए असंभव था। अब देखिए लाहौर और भैरववाल की जो संधि हुई वो पूर्णतः सिखों के लिए तो अपमानजनक थी ही, क्योंकि एक तरीके से उनका पूरा का पूरा शासन अंग्रेजों के अधीन हो गया था दोस्तों। और आप सबको पता है उसके बाद क्या होगा, संधि के बाद बहुत से सिख सैनिकों को सेवा मुक्त कर दिया गया, जिससे वो बहुत ही अधिक रुष्ट थे। मतलब सिख सैनिकों को निकाल दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया। इन सैनिकों और राज परिवार के विशुद्धों ने अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। षड्यंत्र के क्रम में अप्रैल 1848 में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई। षड्यंत्र तो कर ही रहे थे अंग्रेजों के, कि क्या किया इन्होंने? हत्या करना भी शुरू कर दिया दोस्तों। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, उसने आगे ऐसी घटनाएं घटित हुई। 21 फरवरी 1849 को अंग्रेजों ने गुजरात बुद्ध में सिखों को बुरी तरह से पराजित किया और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब राज्य को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत अधिग्रहित कर लिया। आप बुरी तरीके से पराजित होते हैं दोस्तों। आप देखिए 1849 21 फरवरी को अंग्रेजों ने सिखों को बुरी तरह से पराजित किया और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब राज्य को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत अधिग्रहित कर लिया। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? जल्दी से बता दीजिए सभी लोग, फटाफट से बताइए तो हम लोग आगे बढ़ सकें। जल्दी से बताइए फटाफट से। क्लियर? ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रही बात? तो यहां पर दोस्तों 21 फरवरी 1849 को गुजरात युद्ध है दोस्तों। ये आपका क्या है? गुजरात युद्ध है, याद रखिएगा, और ये आपके एग्जाम में आ सकता है। गुजरात युद्ध 21 फरवरी 1849 को होता है अंग्रेजों और किसके बीच में? सिखों के बीच। समझ में आ गई बात? क्लियर हुई बात सबको? ठीक, चलिए यहां तक सबको स्पष्ट हो गई बात। सिखों को कृपाण के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के शस्त्रार्थ रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोई भी शस्त्र कृपाण के अलावा सिख नहीं रखेंगे, सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक, और महाराजा दलीप सिंह को पेंशन याफ्ता बनाकर इंग्लैंड भेज दिया गया। मतलब राजा दलीप सिंह जो होंगे वो इंग्लैंड चले गए, उनको पेंशन पर भेज दिया गया। पेंशन का भैया आपको पेंशन मिलेगी, आप जाइए वहां पे रहिए आराम से। क्लियर? इस प्रकार एक और राज्य कंपनी शासन की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया, जो आपको दिखा। क्लियर? तो ये हम लोगों ने दोस्तों देखा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 में, जो आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं, आपको समझना पड़ेगा यहां पर जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ उसका कारण क्या था। उसका कारण 2 संधियां थी, जो एक लाहौर और दूसरा भैरववाल की संधि। ध्यान रखिएगा ये दोनों संधियां अपमानजनक थी और सिखों का अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका था, और उसी का बदला लेने के लिए सिखों ने क्या किया? सिखों ने अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू किया। और आप सबको बता दूं यहाँ पर होता है क्या? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध आपका 1848 से 49 में होता है। इसी षड्यंत्र के क्रम में 1848 में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई।
और आगे ऐसी अनेक घटनाएं होती गई। इसको ध्यान में रखते हुए 21 फरवरी 1849 को अंग्रेजों ने गुजरात युद्ध में सिखों को बुरी तरह से पराजित किया और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, पंजाब राज्य को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत अधिग्रहित कर लिया। दोस्तों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, सिखों को कृपाण के अतिरिक्त कोई भी शस्त्रास्त्र रखने का अधिकार नहीं दिया गया और दलीप सिंह को पेंशन भोगी बनाकर इंग्लैंड भेज दिया गया और एक और राज्य आपका पंजाब जो है वो सिखों के अधीन आ जाता है। समझ में आ रही बात? क्लियर? अब आंग्ल सिख युद्धों का महत्व क्या है दोस्तों? देखिए 1845 से 46 और 1848 से 49 में आंग्ल सिख युद्धों ने भारत में अंग्रेजों को अद्वितीय सैन्य अनुभव प्राप्त हुआ, जो उसके अपने विरोधियों के सैन्य कौशल पर ध्यान देने की अपेक्षा क्षेत्र और जलवायु जैसे कारकों पर ध्यान देने के अभ्यस्त हो चुके थे। अंग्रेजों को अद्वितीय अनुभव मिला किस चीज का दोस्तों? दो चीजों का। पहला, अपने विरोधियों के सैन्य कौशल पर ध्यान देने की अपेक्षा क्षेत्र या जलवायु जैसे कारकों पर ध्यान देने के अभ्यस्त अंग्रेज हो गए दोस्तों, क्योंकि क्षेत्र और जलवायु बहुत बड़ा रोल यहां पर निभा रहा था। क्लियर? लाहौर के सिख साम्राज्य की सेना नियमित टुकड़ियों और यूरोपियन तर्ज पर शस्त्रों से सुसज्जित सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के सम्मुख दृढ़ निश्चयी और साधन संपन्न शत्रु को प्रस्तुत कर दिया। क्लियर? ठीक है। आंग्ल सिख युद्धों ने दोनों पक्षों के युद्ध कौशल को आपसी पारस्परिक सम्मान प्रदान किया। सिखों ने 1857 के भारतीय विद्रोह में ब्रिटिश शासन के लिए निष्ठापूर्वक युद्ध किया और विभिन्न अन्य अभियानों और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति तक कई युद्धों में अंग्रेजों का साथ दिया। समझ में आ रही बात? अंग्रेजों को बहुत लाभ हुआ। इससे क्या हुआ फिर से समझिए। यहां पर देखिए, लाहौर के सिख साम्राज्य की सेना नियमित टुकड़ियों और यूरोपियन तर्ज पर शस्त्रों से सुसज्जित सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के सम्मुख दृढ़ निश्चयी और साधन संपन्न शत्रु को प्रस्तुत कर दिया। समझ में आ रही बात दोस्तों? क्लियर? ठीक है ना? आंग्ल सिख युद्धों ने दोनों पक्षों के युद्ध कौशल को आपसी और पारस्परिक सम्मान दिया। सिखों को उन्होंने क्या किया, सिखों की शक्ति को पहचाना अंग्रेजों ने और उनको उपयोग किया अपनी सेना में लगातार। अब देखिए उसका फायदा कहां मिलता है। सिखों ने 1857 के भारतीय विद्रोह में ब्रिटिश शासन के लिए निष्ठापूर्वक युद्ध किया और विभिन्न अन्य अभियानों और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति तक कई युद्धों में अंग्रेजों का दोस्तों इन्होंने साथ दिया। तो ये रहा दोस्तों आंग्ल सिख युद्ध और पंजाब विजय। ये हम लोगों ने देखा।